नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जो कि रिजर्वेशंस में एक रिफॉर्म के लिए ही चल रहा है, बेसिकली सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको तर्कसंगत बनाएं। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब देखना यह है कि ये पहल सरकार की तरफ से जो की गई है वो कहाँ आगे तक जाती है। लेकिन आज ये देखा गया कि एक इसी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के एक घटक के नेता हर्ष दुबे, वही हर्ष दुबे जो नीट वाले आंदोलन में भी एक्टिव थे, जो नीट के आंदोलन में स्टेज से अपनी बात कहने गए थे तो उनको स्टेज नहीं दी गई थी। उस समय ये अभिजीत दीपके वगैरह जो कॉकरोचेस हैं, वो कॉकरोचेस का ध्यान दूसरी ही बातों पर था। उनको उमर खालिद का सपोर्ट करना था, उनको शर्जील इमाम का सपोर्ट करना था, उनको मेरे ख्याल से कसाब का भी सपोर्ट करना था। हालांकि कसाब का नाम वो खुले ले नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन ये तो भाई है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगा नहीं, लेकिन सब टेक्स्ट तो वही था। और उसको जो है वो सरकार ने अपने सर पर उठा के रखा, बाकायदा टोकरी सजाई, टोकरी में उनको बैठाला और अपने सर पर बैठा कर रखा। तो देखिए साहब, ये आरक्षण की जो आंधी है, ये आरक्षण के विरोध की जो आंधी है वो समाप्त नहीं हो रही है। आज भी जंतर मंतर पे भीड़ पहुंची हुई है और जंतर मंतर पर पूरी व्यवस्था हो रही है साहब, पूरी व्यवस्था। जैमर लगे हुए हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वाटर कैनन आई हुई है और सब तरह के इंतज़ाम हैं कि अरे भाई, ये जो शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग जो केवल भाषण देते हैं और जो वंदे मातरम गाते हैं, जो हनुमान चालीसा गाते हैं, ये कहीं अपनी बात ऐसी न कह दें जिससे हमारे सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को कहीं चोट लग जाए, हृदय पर उनके चोट लग जाए। कहीं ऐसी बात न कह दें कि जो उनको सहन न हो सके। वाह भाई वाह, कैसा न्याय है। लेकिन कल जो देखा गया तो पता चला कि भाई जो लोग रिजर्वेशन में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन के हकदार नहीं हैं, जो संपन्न जातियां हैं, और जिस प्रकार से पूरी तरह से केवल जाति केंद्रित इसको बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से समाज को जाति में विभाजित किया जा रहा है, इसके विरुद्ध जो अपना स्वर उठा रहे थे, उनके साथ तो बड़ा सौतेला व्यवहार हुआ। उनको तो अनुमति भी नहीं दी गई, फिर अनुमति नहीं देने का बहाना बना के उनको वहाँ से ज़बरदस्ती न केवल हटाया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया, यानी डिटेन किया गया। अरेस्ट की तो अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन डिटेन तो उनको किया गया। साधु संतों के साथ भी वहाँ पर बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। तो ओवरऑल जो दिखा वो दिखा कि भाई सरकार जो है वो, उसको ये लगता है कि कुछ लोग तो विवश हैं संभवतः, क्योंकि आजकल सारी सरकारें जो हैं वो न्याय की बात अब कोई करता ही नहीं है। वो न्याय की बात बहुत कम होती है। न्याय की बात उन्हीं क्षेत्रों में होती है जिनमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, जिसमें कोई ये नहीं कहने वाला है कि अरे इससे जो है वो सामाजिक न्याय की चूलें हिल गई। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी बातें जो है वो आज की भी हमारी सरकार है वो करती है। लेकिन जहाँ ही जैसे ही वो सामाजिक बातें आई, वहाँ पे तुरंत बैक ट्रैक, अरे भाई देखो ये रुष्ट हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे, ये हिंसक हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे वोटर जो 37% लाते हो, उसमें जो 30% वोट का जो हिस्सा है उसका क्या होगा, उसकी चिंता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो एक पहल की गई वो देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उन्होंने हर्ष दुबे
जो कि रिजर्वेशन हटाओ जो पूरा आंदोलन कल देखा गया, उसके में एक घटक के नेता हैं, उनके साथ मीटिंग करके और ये कहा कि हम आपकी मांगों को केंद्रीय सरकार के समक्ष ले जाएंगे, हम आपकी मांगों को केंद्रीय सरकार के समक्ष ले जाएंगे और केंद्रीय सरकार के समक्ष रखकर इसके ऊपर जो है वो कोई ऐसा आपका डायलॉग भी करवाने का प्रयास करेंगे। स्वागत योग्य है और ये भी सोचने योग्य है कि भाई सरकारें जो हैं वो न्याय संगत बातें क्यों नहीं सुनती हैं, उनको क्यों हर चीज़ में वोट का ही गुणा भाग करना होता है। ऐसा हमारे नेहरू जी ने तो नहीं सोचा था। नेहरू जी ने तो वोट की परवाह किए बिना पूरे हिंदू समाज पर हिंदू कोड बिल लाद दिया था, याद कीजिए, केवल इसलिए क्योंकि उनको जो है वो हिंदू समाज से, यदि ये कहें कि घृणा थी तो हो सकता है आप लोग कहें कि अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू समाज से उनको कोई मोह नहीं था। उनका हिंदू समाज से काफ़ी मोह भंग रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि वो ब्रिटेन में पढ़े हुए थे और ब्रिटेन में क्या पढ़ाया जाता था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल। अब इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल पर हमने कुंदन सिंह जी के साथ में एक कार्यक्रम पहले किया था और अभी हम इसके ऊपर एक और इसी सीरीज़ में एक दूसरा डिस्कशन जो है वो हम अपलोड करने वाले हैं, आज या कल में कर देंगे। उसको जब आप पढ़ेंगे तब समझेंगे कि साहब की ये जो सारा का सारा जो रिजर्वेशन है वो केवल एक धारणा से आता है। वो धारणा ये कि साहब की इस समाज में कुछ लोग शोषक थे और कुछ शोषित थे, जबकि शोषण करने वाले कौन थे? मुसलमान थे, मुसलमान शासक थे, मुसलमान शासक के बाद अंग्रेज शासक थे। लेकिन मुसलमान जो हैं वो तो लाभार्थी हो गए हैं, वो बैकवर्ड क्लास हो गए हैं। जिन लोगों ने दंगे किए, जिन लोगों ने बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे किया, जिन लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिन लोगों ने आपके मालाबार में आपके जो मालाबार राइट्स हुए, मपल्ला राइट्स जिनको बोलते हैं, वो दंगे किए और बड़े बड़े इस प्रकार के हिंदू नरसंहारों में भाग लिया, वो सब आजकल रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों? वो किस प्रकार से जो शोषित के संज्ञा में आ गए। भाई आपने कह दिया कि साहब ये शोषक थे सारे के सारे, जो आपके सवर्ण वर्ग है ये बड़ा शोषक था। कहाँ से आया ये? जेम्स मिल का। वहीं से उठा के उसको मार्क्स ने पेंट कर दिया। मार्क्स ने पेंट कर दिया तो फिर मार्क्स को तो आप हमारे लेफ्टिस्ट जो हैं वो तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अचानक सारी की सारी माइनॉरिटीज़, ये भी लेफ़्ट की एक और प्लेबुक है आपकी, लेफ़्ट की जो पोस्ट मॉडर्निज़म वाली थ्योरी है, और लेफ़्ट की प्लेबुक में ये भी है कि भाई इंटरसेक्शनैलिटी है जिसमें माइनॉरिटीज़ भले ही वो लार्जेस्ट और सबसे अधिक एग्रेसिव सेकंड मेजॉरिटी हो, लेकिन वो जो है वो नेसेसरीली शोषित है। तो मुसलमान तो शोषित हो गए और वो ब्राह्मण जिनका सबसे अधिक नरसंहार हुआ है 1000 वर्ष तक सबसे अधिक नरसंहार जिनका हुआ है वो शोषक हो गए। क्यों भाई? हमारे बाप थे अंग्रेज, वो कह गए हैं हम भूरे सिपाही हैं, ब्राउन सिपॉय हैं, हम वही करेंगे जो हमारे दादा अंग्रेज कह गए हैं। और हमारे दादा अंग्रेज अगर नहीं कह गए हैं तो हमारे दादा मार्क्स जो कह गए, बस वही सही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम प्लेबुक से चलते हैं, हम टेम्पलेट से चलते हैं, और वही चल रहा है। सरकारें भी वही हैं साहब, हिंदुत्व वाली बात करते हैं सरकार, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं, तुम शोषक हो, तुमने हजारों वर्ष से शोषण किया है, इसलिए तुमको जो है इसका प्रतिफल देना पड़ेगा। हालांकि कानून में, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध का खामियाजा देगा या उसका कॉम्पनसेशन देगा। यानी यदि पिता ने अपराध किया है
तो पुत्र को जेल नहीं भेजा जा सकता, ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत कानून है। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय के कानून है ये बड़े विचित्र हैं। पिता ही नहीं, कोई काल्पनिक हमारा वंशज रहा था, काल्पनिक, पूरी तरह से काल्पनिक कोई वंशज था, उसने किसी दूसरे के काल्पनिक वंशज का शोषण किया था। कोई एविडेंस नहीं, किसी प्रकार का प्रूफ नहीं, कहीं किताब में किसी पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं। ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देंगे, हाँ, कह देंगे साहब कि अरे देखिए यहाँ पर तो सीसा डाल दिया जाता था कानों में यदि कोई वेद सुन ले या पढ़ ले तो। ये नहीं बताते कि जो वेद पाठी लोग थे उनको धन एकत्र करने तक की आज्ञा नहीं थी। ये नहीं बताते कि वेद पढ़ने के लिए कितने कितने एक तपस्या से गुजरना पड़ता था, उतनी तपस्या करने के बाद ही आप वेद पढ़ने के अधिकारी होते थे। बाकी सबको सब पर पूरी फ्रीडम थी, लेकिन नहीं, एविडेंस जो है उसको छुपाया जाएगा। धर्मपाल जी की द ब्यूटीफुल ट्री जो है वो कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाएगा क्या? जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मैकॉले, मैक्स मुलर, जॉन म्यूर के फिर उनके जो चेले यानी कि डॉक्टर अंबेडकर, फूले, इनके सबके वाक्य जो हैं वो बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी समालोचना के, बिना किसी क्रिटिक के शब्दशः मान लिए जाएंगे। तो भाई ऐसी स्थिति में तो फिर ये स्थिति आएगी ही कि प्रतिक्रिया बनेगी ही, जब आपकी वही वाली बात है कि आप जब बिल्ली को आप वहाँ तक लगा दो दीवार से, जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचेगा तो फिर वो हमला करेगी ही करेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि जो बात आ रही है उसमें कितना दम है। अगर उसका कोई परिणाम निकलता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और हम यही कहेंगे फिर कि देर आयत दुरुस्त आयत, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।